राइट। तो अभी हम लोग जैसे ही रिकॉर्ड करने वाले थे एपिसोड, अभी न्यूज़ पड़ी कि यूएस, इजराइल और ईरान की वॉर शुरू हो गई है। अच्छा। जो हम लोग काफ़ी टाइम से बात कर ही रहे थे हाँ। कि हो सकती है, तो शुरू हो गई फाइनली। इनफैक्ट इसमें ये क्वेश्चन ये था कि कई लोगों को लग रहा था कि होगी कि नहीं होगी। द क्वेश्चन वाज कि आउटकम क्या होगा और मतलब किस तरह से वॉर होगी। हाँ, बट जैसे जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रेडिक्टेड आउटकम तो आई बिलीव वही था ना कि रेजिम चेंज का प्लान कर रही है यूएस इजराइल। तो वही लॉजिकल दो चीज़ चाहते हैं यूएस इजराइल वाले, एक तो रेजिम चेंज कि आयतोल्ला के रेजिम ख़त्म हो जाए, और दूसरी कि न्यूक्लियर वेपन अपने वो सरेंडर कर दें, जो अपना वो मतलब न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। बेसिकली ये दो एम्स हैं जितने और कई सालों दे आर काइंड ऑफ ओपन अबाउट इट। सो वाई तुम्हें क्या लगता है कि कौन जस्टिफाइड है, यूएस एंड इजराइल? आर दे जस्टिफाइड इन अटैकिंग ईरान, और इज ईरान जस्टिफाइड इन एनरिचिंग न्यूक्लियर मटेरियल? तो मेरे हिसाब से दोनों का एक तरह से अपना एटलीस्ट इजराइल और ईरान का दोनों का मुझे लगता है वो है कि अपने आप को सेल्फ डिफेंस बोलो या अपने आप को बचाने की बात जो होती है, क्योंकि ईरान के पास एवरी राइट है अपने आप को कि यूएस को ट्रस्ट ना करने का, क्योंकि जो 1953 में जो कू हुआ था वो बेसिकली यूएस के सीआईए और यूके के MI6 नाम है, क्या नाम उनका सीआईए वर्जन, उन्होंने कू किया था। अच्छा, 53 में हुआ था। मैं थोड़ा कंफ्यूज कर देता हूँ। जो ये जो रिजीम है खमेनी रिजीम, ये आई थी 70s में, 79 में। बट उसके पहले जो कू कराया था, जो यूएस यूके जिसने भी कराया था, वो 1953 एलिजिडली व्हाटएवर, वो 53 में हुआ था। ओके। हाँ, तो वो तो मूवी उसमें आर्गो में भी दिखाया गया था कि वो 53 में कू हुआ था, और वो उनका जो शाह था वो बहुत ही ब्रूटल था, वही जो शाह राजा शाह पहलवी। तो यस, यूएस ने ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली रूल किया ही था ईरान को फॉर ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स। तो इनके ईरान वालों के पास, लीडर्स के पास एवरी राइट है कि वो यूएस को क्यों डिस्ट्रस्ट करते हैं। और उसके बाद जो एक 1980 से लेकर 88 के बीच में ईरान और इराक के बीच में एक वॉर हुई थी, जो एक तरह से शायद सद्दाम हुसैन ने शुरू की थी। तो क्योंकि वो सद्दाम हुसैन को डर लग रहा था कि जो नया जो आयतोल्ला खुमैनी रजीम आया है वो इनका भी कुछ इंसर्जेंसी कर सकता है, और काइंड ऑफ प्लानिंग भी थी। तो वो बहुत ही ब्रूटल वॉर गई थी, उसमें मतलब वो मल्टीपल ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हुए। ईरान और इराक की वॉर, हाँ, 8 साल चली थी, और उसमें पॉइजनस 8 साल वॉर चली थी। हाँ, उसमें चाइल्ड सोल्जर्स भी यूज हुए थे शायद से उसमें, और उसमें मतलब शायद एंड तक आते थे शायद न्यूक्लियर पॉइजनस गैस भी यूज की गई थी शायद उसमें। मतलब कि बायोलॉजिकल वेपन्स क्या यूज हो चुके हैं वॉर्स में? हाँ? अच्छा, हाँ, यस, एजेंट ऑरेंज जो हम लोग बात कर रहे थे, राइट। एजेंट ऑरेंज हो चुका है, और एक 19 नहीं, वो केमिकल वेपन हुआ, बायोलॉजिकल वेपन डिफरेंट, सॉरी, केमिकल वेपन। मैंने पॉइजनस गैस बोला तो हाँ, यस, तो मैंने गलत बोल दिया। बायोलॉजिकल वेपन नहीं, बट केमिकल वेपन्स यूज हो चुके हैं। हाँ, मतलब एंड तक आते आते यूज होने लगे थे, और वो इतनी और वो वॉर ऐसी थी कि उसमें काफी कंट्रीज ने इराक की साइड ली थी उसमें, एज एन वेपन सप्लाई करने में वो सब। और आई एम नॉट रियली श्योर कि ईरान को कितनी कंट्रीज ने सपोर्ट किया था। तो इराक ने अच्छा सा, मतलब वो बहुत ब्रूटल वॉर चली थी। कभी अगर पढ़ें तो मतलब उसमें आप देख सकते हैं कितनी सिविलियन डेथ्स हुई थी, कितने वायलेशंस हुए थे उसमें। तो ऑब्वियसली मतलब ईरान को देयर इज अ गुड रीज़न कि वो जस्टिफाइड है कि क्यों वो डिस्ट्रस्ट है टुवर्ड्स वेस्ट, एंड इवन अदर रीजनल कंट्रीज से भी उनको डिस्ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि बाकी भी कंट्रीज जैसे सऊदी है और दुबई हैं, वो भी बहुत लाइक नहीं करती ईरान को, आई बिलीव। बट मुझे जो लगता है कि जो बोन ऑफ कंटेंशन है, हाँ, जिस वजह से इजराइल इतना मैसिवली डिसलाइक करता है ईरान को, या यूएस करता है, वो है उनका एनरिचिंग ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। यस, दैट इज़ द मेन थिंग। अब इजराइल का अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू समझूं, उनका कहना है कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा, दे विल नॉट हेसिटेट टू यूज इट अगेंस्ट इजराइल, क्योंकि ईरान ने कहा है कि वो शायद इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, उसका एग्जिस्टेंस भी जस्टिफाइड नहीं है। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ईरानियन रिजीम, तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो जिसके करने से तुम्हारे ऊपर इजराइल और यूएस अटैक करेंगे? बिकॉज यूएस और इजराइल नहीं अलाउ कर सकते हैं कि ईरान जैसे कंट्री को कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। दैट हैज़ बीन द बोन ऑफ कंडेंशन। अगर वो चीज़ ना करें, लेट्स से वो ना करें, देन उतने सैंक्शंस भी नहीं लगेंगे, लोगों की लाइफ भी बेटर हो जाएगी। बट डिस्पाइट दैट
डिस्पाइट द अटैक वो रुक नहीं रहे हैं. एंड व्हाई डू दे नीड न्यूक्लियर वेपन? दे आर ऑलरेडी, जैसे एलिगेशंस क्या लगते हैं कि ईरान काफ़ी सारे टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है. नाउ आई डोंट नो, बट दीज आर द एलिगेशंस. जैसे हमास, हजबुल्ला और वो जो एक हूतीस करके हैं, उनको मतलब एलिगेशन ये रहता है कि फंडिंग बेसिकली और सपोर्ट ईरान का है. तो यस, ईरान का, सो ईरान इज दी गाय जो कि अटैक करता है, वही उसके ऊपर तो कोई वैसा थ्रेट है नहीं. सो व्हाई वुड यू नीड न्यूक्लियर वेपन, स्पेशली क्योंकि उसके परसूट की वजह से इतने सैंक्शंस लगे हैं. हाँ, तो वही उनका मतलब एक्चुअली क्या है कि ईरान को भी अपनी इन्फ्लुएंस इंक्रीज करनी है. ईरान को मालूम है कि उसके आसपास की कंट्रीज नहीं लाइक करती हैं. तो जैसे इजराइल का सबको मालूम है कि कोई नेबर उनको प्रैक्टिकली नहीं लाइक करता है, तो ईरान का भी काइंड ऑफ सिमिलर है सिचुएशन. ऑब्वियसली कम है, बट है, मतलब थोड़ा नेगेटिव रहता है. जैसे मिडिल ईस्ट में जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो सब सऊदी हो गई, दुबई हो गई, उनका भी थोड़ा नेगेटिव ही मतलब रहता है उनका रिलेशनशिप विद ईरान. बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहते हैं. तो उनको है कि जब इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, ये सब एक तो हमारे वैसी एनिमी हैं, प्लस उनको यूएस का सपोर्ट ऑब्वियस वाला होता है कि कुछ भी हो यूएस तो पीछे खड़ा भाई है, और भी यूके वगैरह आ जाएंगे. इनको होगा कि हमारे साथ खड़ा कौन है, हमारे साथ बेसिकली चाइना और रशिया ही खड़ा है, आई बिलीव. तो उनका भी है कि मान लो कभी किसी दिन चाइना और रशिया, वो भी सॉर्ट ऑफ वैसे फ्रेंड्स हैं, लाइक फेयर वेदर फ्रेंड्स. फेयर वेदर है, मतलब उसमें भी कोई अब बहुत कितना, वो भी मे बी लैक ऑफ ट्रस्ट उनके टूवर्ड्स भी हो, उनके टूवर्ड्स की. बट व्हाट आई थिंक इज कि मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी का बहुत बड़ा रीज़न ईरान है. एंड व्हेन वी से कि अगर हम किसी भी कंट्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, द डिस्टिंक्शन इज वी आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट एंड द पीपल रूलिंग द कंट्री. व्हेन वी से कि ईरान डज दिस बैड थिंग और इट इज़ एलिज्ड कि ईरान, इट्स नॉट कि हम लोग ईरान के लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, आर्टिस्ट रहते हैं. बट जो रिजीम जो ईरान को चला रही है वो नेगेटिव है. एंड द बिगेस्ट एंड द पीपल हु वुड अग्री विद अस वुड बी द पीपल लिविंग इन ईरान, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. दे आर लिटरली विलिंग टू डाई ऑन द स्ट्रीट्स. बट जो ईरानियन रिजीम है, खुमैनी रिजीम, हाँ, पहले आए थे आयतोल्ला खुमैनी आए थे, जो कि 79 से लेकर आई बिलीव 89 तक रहे थे. अब खमैनी है. तो इन लोगों की थोड़ी वैसी फिलॉसफी है हल्की सी. अगर जैसे कंपेयर कर सकते हैं, चाइना में जो माओ जेडोंग थे, तो जब अपने पीक पे थे अपने, जब माओ जेडोंग, तो उनके फेमस था, इट वाज काइंड ऑफ एन ओपन सीक्रेट कि आसपास की कंट्रीज में जो कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी होती थी, उसमें आगे पीछे चाइना का हाथ होता था उसमें. चाहे सिंगापुर हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, और भी इस टाइप की नेबरिंग कंट्रीज थी, फिलीपींस थी. तो उसमें माओ जेडोंग का साफ साफ था कि ही डिड प्रोवाइड टैक्टिक सपोर्ट. जैसे कोरिया वॉर जो हुई थी और जो वियतनाम वॉर हुई थी, तो उसमें भी जो कम्युनिस्ट साइड था उनको चाइना ने ओपनली प्रोवाइड किया था. तो ऐसे ही इनका भी था. तो उनका एक लॉजिक ये होता था कि अपनी एक तरह से आइडियोलॉजी को स्प्रेड करो तो उससे अपना इन्फ्लुएंस रहेगा. यस. अब इवन ऑब्वियसली दिस इज नेगेटिव, आप दूसरे कंट्रीज़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो. बट अगर लीडर्स के टर्म्स में सोचें, अगर उससे फॉर सम रीज़न आपको फ़ायदा हो रहा है, आपने अपनी टॉक्सिक आइडियोलॉजी स्प्रेड की, दूसरी जगह इंस्टेबिलिटी की, और उसके जैसे आपको फ़ायदा हुआ, तब तो इट सॉर्ट ऑफ मेक्स सेंस. इट्स रॉन्ग बट इट मेक्स सेंस. जैसे अगर सीरिया में शायद इन्हीं का प्रो था, असाद नाम था, क्या नाम था उसका, वो शायद इन्हीं का मतलब फेवरेट था. तो जब तभी तो हुआ था कि अभी रिसेंटली जो हटाया गया था, असाद को भागना पड़ गया था, तो जो उसकी जगह आईसिस वाला एक आया है जो तो वो एंटी ईरान है. तभी नहीं कुछ यूएस वाले बड़े खुश थे, या अमेरिका वेस्ट वाले की, देखो फाइनली अपना बंदा सीरिया में आ गया. राइट. तो मतलब जिस बंदे के साथ फोटो शूट हो रहा है, खिंचवा रहे हैं, मिल रहे हैं, इज लिटरली द गाय हु वाज like killing people. हाँ, मतलब उसकी फोटो ऐसे गर्दन काटते हैं. Yes, this is not even मतलब like disputed. This is the guy who killed people, और उसको इस तरह से मिल रहा है जैसे कि वो बहुत अच्छा लीडर हो. मतलब कुछ महीनों पहले तो यूएस ने प्रॉपर बाउंटी लगाई थी उसके ऊपर कि ही इज अ टेररिस्ट ऑफ आइसिस, हमें अगर कोई पकड़े तो या तो आप मार दो या हमें हैंड ओवर कर दो. तो और अब उसको मतलब प्रॉपर, क्योंकि वो सूट वूट पहन रहा है, थोड़ी दाढ़ी ट्रिम कर ली, तो वो जेंटलमैन. बेसिकली दैट सेज इज कि मॉरल्स और जितना भी जो लेक्चर होता है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट. दैट जस्ट कि वो जो पीआर के लिए जो स्टेटमेंट दिया जाता है, इट इज़ ऑल अबाउट कि मेरा किससे फ़ायदा है. दैट इज़ इट. चाहे वो सपोर्ट, कई एलाइज हैं यूएस के जिनके अगेंस्ट प्रॉपर मतलब क्लेम्स हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे नाउ दिस सीरिया गाय, दे आर नॉट गुड गाइस. बट वो दूसरों को मॉरल्स सिखाएंगे. हर कंट्री दूसरों को मॉरल्स सिखाता है.
आई एम श्योर इंडिया भी मॉरल्स की बातें करता है, यूएस तो करता है, यूके करता है, बट जहाँ पे खुद का फायदा होता है वहाँ पे मॉरल्स साइड में रख दिए जाते हैं. एंड बिकॉज दैट्स प्रीटी मच हाउ अ कंट्री इज रन. उसको क्या रियल पॉलिटिक बोलते हैं, रियल पॉलिटिक हुआ. सो बेसिकली अगर कोई कंट्री कह रहा है कि मेरे हिसाब से तुम गलत हो, ये हो, तो वो तो अलग बात है. व्हाट आर द पॉलिसीज? आपने क्रिटिसाइज कर दिया, लेट्स से कि इंडिया ने इजराइल को क्रिटिसाइज भी कर दिया, बट बिहाइंड द सीन्स इफ इंडिया एंड इजराइल आर वर्किंग टुगेदर, सो द लॉजिकल थिंग वुड बी यस, कई बार स्टेटमेंट देना ज़रूरी होता है कि अब क्या करें, इजराइल को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा. प्रैक्टिकली लाइक बिहाइंड द सीन्स वुड बी यस, हम लोग तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, हम तुमसे वेपन्स खरीद रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं साथ में. दैट्स काइंड ऑफ नहीं. इनफैक्ट कई बार चलता है ना कि कई सारी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जो वैसा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं इजराइल को, लेकिन बिहाइंड द सीन वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस प्रॉपर होते हैं भी. एंड दैट्स हाउ द वर्ल्ड रन्स. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई कांट अंडरस्टैंड कि ईरान की जो रिजीम है व्हाई इज इट एनरिचिंग यूरेनियम, क्योंकि तुम्हें मालूम है जैसे ही तुम करोगे तो वहां पर अटैक हो जाएगा. On the other hand, people living in Israel and and especially people living in US do not want another war. Like there are enough wars. Enough wars, उन wars का कभी फायदा नहीं होता है. So दोनों जगह के लोग थके हुए हैं. लोग कह रहे हैं कि हमें वॉर नहीं चाहिए, बट दोनों जगह की जो रजीम है वो कह रहे हैं कि नहीं, वॉर मशीनरी चलती रहनी चाहिए. तो इसमें जो यू आर आस्किंग कि इसमें ये अभी भी अपना मतलब न्यूक्लियर वेपन्स कितनी क्यों कर रहा है. मतलब हम लोग 3 एग्जांपल ले सकते हैं. जब सद्दाम हुसैन पे एलिगेशन था कि मे बी उसका न्यूक्लियर वेपन हो सकते हैं और जिस वजह से यूएस वॉर करने गया था, तो बाद में ऑब्वियसली निकला था, नहीं निकले था, लेकिन ये हुआ था कि उसकी वजह से शायद मोहम्मद गद्दाफी जो था उसने अपना कुछ प्लानिंग कर रहा था कि न्यूक्लियर वेपन बनाने का, या था उसने गिव अप कर दिया था कुछ, उसके पास भी मटेरियल था, तो उन्होंने गुड फेथ में कर दिया था कि चलो देखो हम दिखा दी मोहम्मद गद्दाफी ने, देखो हमने न्यूक्लियर वेपन नहीं बिल्ड करेंगे, अब हम तुम्हारे फ्रेंडली हो रहे हैं यूएस वेस्ट के. एंड ही वाज बिकमिंग फ्रेंडली टुवर्ड्स वेस्ट. 2011 में क्या हुआ सबने देख लिया. उस तरफ उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था नॉर्थ कोरिया के साइकोलॉजी में. नॉर्थ कोरिया वालों ने सोचा देखो उसका अगर न्यूक्लियर वेपन होता तो उसके साथ जो हुआ था गद्दाफी के साथ में हमारा नहीं होता, तो हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना है, तो फिर उन्होंने बनाया. तो अब वैसे सोचिए, आई बिलीव वन ऑफ द हेटेड कंट्रीज में है फॉर यूएस नॉर्थ कोरिया. दे डू नॉट लाइक हिम. नॉर्थ कोरिया में कभी हिम्मत नहीं पड़ती कि ट्रम्प आगे कभी मिसाइल छोड़ दे, कभी असैसिनेशन कर दें. यस, एक रीजन न्यूक्लियर वेपन्स. अगर जैसे हम कभी एक बार नहीं, कसीम सुलेमानी थे जिनको ट्रम्प वो मतलब यूएस ने किया था यूएस स्ट्राइक्स में. जस्ट इमेजिन इफ दे हैड अ न्यूक्लियर वेपन जस्ट लाइक नॉर्थ कोरिया. यस, इनफैक्ट अगर वो न्यूक्लियर वेपन कोई कंट्री जैसे ईरान जिस पोजीशन में है वो बनाने में सक्सेसफुल हो जाएगा, देन इट्स लाइक अ शील्ड. देन इट्स लाइक अ शील्ड एंड नाउ कोई भी वेस्ट का कंट्री उससे मेडल नहीं कर सकता है. बट टिल इट रीचेस दैट पॉइंट, बेसिकली नाउ यू बिकम इवन मोर वल्नरेबल, क्योंकि तुम उस तरफ पहुंच रहे हो एंड नो वन वांट्स कि न्यूक्लियर रेस बढ़े. एंड इट इज़ काइंड ऑफ अ वियर्ड थिंग जो मैं पिछले साल पढ़ रहा था कि जब से ट्रम्प आया है और उसकी जो जिस तरह से वो अपने एलाइज के साथ बिहेव कर रहा है कि लाइक योर वॉर इज़ योर वॉर, मैं मेडल नहीं करूँगा, इवन दो इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स में उसका हाथ है, तो उस वजह से बाकी जो कंट्रीज़ हैं नाउ दे आर सॉर्ट ऑफ इंक्रीजिंग देयर न्यूक्लियर आर्सेनल. मेक्स सेंस. क्योंकि जब लड़ने की बारी आएगी तो कहेगा कि नाउ गिव एंड टेक, मुझे क्या फ़ायदा, तुम्हें क्यों, मैं तुम्हें क्यों सपोर्ट करूं. एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज हाउ मच यूरोप वॉज डिपेंडेंट ऑन यूएस. वो तो है ही, मतलब यस दैट वाज, मतलब यूएस एक तो एक्सटेंडेड फैमिली था फॉर यूरोप. और मुझे लगता है कि जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दिस वाज बाय डिज़ाइन फ्रॉम बाय यूएस की जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं और जो लीडरशिप रही है कि मेक एवरीवन डिपेंडेंट ऑन अस, तभी हम उसे इन्फ्लुएंस कर पाएंगे. Exactly. तो शॉर्ट टर्म लॉस झेलते हैं कि यस नेटो में सबसे ज़्यादा कौन खर्च करेगा, हम करेंगे. एक कोई चीज़ 5 आइज टाइप की है, शायद कोई सैटेलाइट सिस्टम है जिससे कि इंटेलिजेंस प्रोवाइड होती है, तो वो यूएस ने डेवलप किया है. अगेन पूरा खर्चा यूएस करता है और वो इंटेलिजेंस यूरोप को प्रोवाइड करता है. आजकल की एज में एआई, सर्वर्स, एवरीथिंग सब यूएस का है. एंड यूरोप वाज वेरी डिपेंडेंट. नाउ अब जितनी वो डिपेंडेंस थी वो बेसिकली ट्रांजैक्शनल टर्म्स में कर रहा है कि तुम हमें सपोर्ट करो, तुम हमारा सामान खरीदो, वरना हम टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे. एंड नाउ एवरीवन इज लाइक नहीं हम लोग क्यों इतना डिपेंडेंट थे. एंड एवरीवन इज ऑल्सो थिंकिंग यस तुम लोग क्यों इतना डिपेंडेंट थे, व्हाई वाज यूरोप सो डिपेंडेंट, व्हाई वाज इंडिया सो डिपेंडेंट. किसी भी कंट्री पे
इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मतलब मैं वैसे सोचता हूँ कि ट्रम्प इतना बेवकूफ़ आदमी है उस मामले में कि मतलब ये जो इतनी डिपेंडेंस थी यूएस के ऊपर, तो यूएस के लिए ही फेवर में था वो। यस, दिस वॉज नॉट इन फेवर ऑफ यूरोप, वो यूएस के ही फेवर में था। तो ये अपने नहीं पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। मतलब शॉर्ट टर्म सोचना है कि देखो मेरा बेस खुश हो जाएगा क्योंकि मैंने नेटो को पैसे नहीं दिए हैं, उनको पैसे नहीं दिए हैं। उनका क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, देखो कि बता देते हैं अमेरिकन को कि देखो तुम्हारे पास जो हेल्थ केयर इतनी महंगी है, स्कूल्स इतने महंगे, वो इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारा जो सारा पैसा है ना वो एक्चुअली नेटो को चला जाता है, तुम्हारा पैसा यूएन में चला जाता है, हम वहाँ से ये निकाल लेंगे वो निकाल लेंगे, तुम्हारा पास सारा पैसा आ जाएगा। अब यूएस जब से USAID जब कट हुआ है तो क्या ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि जो जितना पैसा कट मान लो उसमें कितना उन्होंने बचा लिया था सेविंग? पता नहीं, एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं मालूम, बट यू वुड थिंक लेट्स से कि उसकी वजह से इकोनॉमी इंप्रूव होने लगती है। इकोनॉमी इंप्रूव हो गई है, उसकी वजह से हेल्थ केयर का बेटर हो गया हो, एक्स के दाम बढ़, जो भी वो था कुछ बेटर हुआ, कुछ नहीं बेटर हुआ, क्यों होना ही नहीं था कभी वो। यस, तो अगर उसका इम्पैक्ट दिख रहा होता है कि इकोनॉमी वॉज इम्प्रूविंग, जैसे वहाँ का स्टॉक मार्केट इन जनरल बढ़ रहा है पिछले कुछ सालों से, बट स्टॉक मार्केट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमी ऑब्वियसली। पहले मुझे नहीं क्लियर होता था कि स्टॉक मार्केट बढ़ना मतलब इकोनॉमी का इंप्रूव होना। एग्जैक्टली, मुझे भी स्टॉक मार्केट का बढ़ना मतलब कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, एंड इकोनॉमी अच्छी है या नहीं अच्छी है उसकी हेल्थ पता चलता है कि अमंग अदर थिंग्स जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है और उसने कितना लोन लिया हुआ है दूसरों से। और जो भी थोड़ा सा वो ट्रैक करता है दे वुड नो कि यूएस का डेट बढ़ता जा रहा है। एंड सो यस, यूएस की इकोनॉमी इज नॉट इम्प्रूविंग बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स पॉलिसीज। बट नाउ अभी जो ईरान में जो अब ये लग रहा है, जो स्ट्रैटेजी लग रही है, व्हाट वुड बी द एंड गेम? एंड गेम कुछ हो गए, एंड गेम मतलब यूएस के, मैं क्या बताऊं, यूएस का पिछले 30 साल से एंड गेम कुछ होता ही नहीं अच्छा। यस, तो अगर मान लो जैसे अफगानिस्तान में गए थे, अफगानिस्तान में कोई एंड गेम था नहीं, इराक में भी कुछ एंड गेम नहीं था, लिबिया में भी एंड गेम नहीं था, कुछ जब है ही नहीं जब था, तो वाई वुड आई अज्यूम कि ट्रम्प उनसे स्मार्टर होगा, क्योंकि वो तो साफ दोस्त प्रेसिडेंट्स वर स्मार्टर देन ट्रम्प। जैसे अभी रिसेंट जो वेनेजुएला अटैक था, तो वेनेजुएला में सॉर्ट ऑफ एक सक्सेस मिल गई है। अभी शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा हु नोस, पर शॉर्ट टर्म में इट सीम्स कि बिना मेजर ब्लड शेड के, बिना मेजर कॉन्फ्लिक्ट के यूएस अपने जो एम्स थे कि वो ऑयल पे कंट्रोल कर ले, उसने कर लिया है टू एन एक्सटेंट। बेसिकली एक आदमी को उसने अरेस्ट किया, वो अरेस्ट कर रहे हैं और वेनेजुएला वाले कह रहे हैं कि किडनैप किया है, वॉट एवर इज द ट्रूथ, बट एक आदमी को हटा के उन्होंने एक कंट्री को सॉर्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि वहाँ पे जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट था मदुरो, जिसको अरेस्ट किया यूएस ने, उसकी सिक्योरिटी वहाँ के डोमेस्टिक मतलब कोई एजेंसी नहीं थी जो करती है। जैसे यूएस के टर्म्स में कहते हैं कि सीक्रेट सर्विस यहाँ भी जो भी करती होगी, वहाँ पे क्यूबा वाले प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ लाइक दे डिडंट ट्रस्ट देयर ओन पीपल। सो उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्यूबा से रिलेशन अच्छे हैं, सो वी वुड ब्रिंग देम एंड टू प्रोटेक्ट अस। और अभी यूएस ने कहा कि नहीं, मेक श्योर दे गो अवे, क्योंकि उनके क्यूबा से भी अच्छे रिलेशन नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो तुम्हारे जितने गार्ड्स हैं टेल देम टू गो अवे, विच इज़ अ वियर्ड थिंग। सो नाउ दे आर कंट्रोलिंग वेनेजुएला। नाउ वन थिंग कुड बी कि ईरान में इट माइट वर्क आउट लाइक दैट, इट माइट कि उन्होंने सिर्फ खमेनी को उन्होंने टारगेट किया, उन्होंने कुछ जो IRGC है बेसिकली उनकी मिलिट्री वगैरह है, yes. उसको टारगेट किया और कुछ लोगों को टारगेट करके उन्होंने रेजिम चेंज कर दिया, एंड हाइपोथेटिकली उसका डेमोक्रेसी आ जाती है। सो दैट माइट बी द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। द चांसेस ऑफ दैट हैपनिंग आर प्रिटी लो, 1% ही है मुझसे से, क्योंकि ईरान का समझना चाहिए, ईरान और वेनेजुएला में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वेनेजुएला क्या कंट्री, वेनेजुएला होगा 200 या 300 साल पुराना कंट्री होगा आई बिलीव, क्योंकि पूरी अमेरिका मतलब अमेरिकन कॉन्टिनेंट की वही तो हिस्ट्री है कि पहले वहाँ नेटिव्स रहते थे, ट्राइबल्स जो होते थे, फिर यूरोपियंस आए, तो कुछ अमेरिका जो इंग्लैंड वाले थे और फ्रांस वाले वहाँ कनाडा में बस गए, और जैसे उन्होंने लैंड ली थी, जो इंग्लैंड वाले थे वो कुछ वही यूएस में, जो आज यूएस है वहाँ बस गए, और बाकी पूरी कंट्री में स्पेनिश लोगों ने कब्जा किया था। मतलब दैट्स वेरी ओपन हिस्ट्री। वेनेजुएला भी ऐसी तो ऐसी होगा आई बिलीव, कब बना होगा 1492 में जब एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ होगा, तो मान लो 1500s में बन गया होगा, 1600s, तो उस हिसाब से बहुत पुराना कंट्री नहीं है। कितना हुआ, 400-500 साल हुआ, हाँ जितना भी हुआ 500-600 साल, यस व्हाटएवर। यस, तो वो मतलब वो दे हैव डू नॉट हैव सिविलाइजेशन ऑफ देयर ओन, वो अपना वो फीलिंग।
ईरान 2000 साल पुराना कंट्री है, मतलब वो सिविलाइजेशन अपना मानता है कि हम जो साइरस द ग्रेट वाला जो एम्पायर था, साइरस द ग्रेट वाज फर्स्ट लार्ज स्केल, वो साइरस द ग्रेट की थोड़ी कम बात होती है इंडिया में, साइरस द ग्रेट इतना इन्फ्लुएंशियल था कि उसको उससे इंस्पिरेशन शायद अलेक्जेंडर ने लिया था। मतलब अलेक्जेंडर का था कि जिस तरह से साइरस द ग्रेट ने अपना ग्रेट एम्पायर बनाया, मैं नाम भूल रहा हूँ एम्पायर का, उस तरह से हम अपना ग्रीक बोला, हाँ ग्रीक थे ना वो अलेक्जेंडर, ग्रीक एम्पायर हम लोग वैसी लार्ज स्केल बनाएंगे। और ईरान की हिस्ट्री मतलब थोड़ी लोगों को मालूम कम रहती है, बट दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशनल हिस्ट्री। मतलब मैं कहूँगा शायद अरेबिया से भी पुरानी हिस्ट्री होगा। अरेबिया में तो शायद सब 7th सेंचुरी में आया, तब जाके थोड़ी इंपॉर्टेंस हुई थी, तो ये उनसे भी पुरानी है। तो इसलिए पर्शिया वाले अपने आप को अरबिक लोगों से कम नहीं मानते हैं, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही बेटर मानते हैं। एंड ऑब्वियसली वो एक ऐसी कंट्री को अपने आप से बेटर नहीं मानेंगे, मतलब वो जो 300-400 साल पहले ही मतलब फॉर्म हुई है, बोला हमारे पास सिविलाइजेशन है, वी आर नॉट इन्फीरियर टुवर्ड्स यू। तो वो आप नहीं मान सकते कि हाँ भाई कि यूएस ने कोई बोल दिया है हम सुन लेंगे तुम्हारे। एक तो वैसे ही रिसेंट टाइम में भी कोई ट्रस्ट नहीं है जो हुआ था 53 में, और वैसे भी कितनी मतलब पुरानी इनकी हिस्ट्री रही है टू वेस्ट और पर्शिया की फाइट की, मतलब 300 पूरी मूवी ही उस पर थी। यस, मतलब वो कौन सफाविद अंपायर या कुछ ऐसे ही था ना उसमें। एग्जैक्टली ये तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से मालूम होगा, बट द पॉइंट इज कि जो फॉर्मूला वेनेजुएला में चल गया एंड सॉर्ट ऑफ सक्सेस मिल गई है, द चांसेस कि वो ईरान में चलेगा, चांसेस आर वेरी लो। रियलिस्टिकली जो हो सकता है कि इफ दे आर सक्सेसफुल इन रिमूविंग द रिजीम, पहली बात तो उसी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बट लेट्स से हाइपोथेटिकली दे आर एबल टू रिमूव खमेनी, द ओनली थिंग दैट वुड हैपन इज कि मिलिट्री रूल आ जाएगा, एंड देन प्रोबेबली द थिंग्स वुड इवन वर्सन। वहाँ पे एक थ्योरी वो भी तो चल रही है कि शायद जो रेजा शाह पहलवी का बेटा है वो उसको यूएस इंस्टॉल करना चाहता है, या वो मतलब कह रहा है कि हाँ हम लीड कर लेने के लिए तैयार है। तो लाइक दैट गाय इज इवन मोर हेटेड देन रेजा शाह पहलवी। जैसे रेजा शाह पहलवी के तब भी लोग फैन होंगे, उसके बिल्कुल कोई फैन नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि ही इज अ क्लाउन, कि पिछले 40 साल से बाहर रह रहा है, उसने कहीं अपने आप को प्रूफ किया नहीं, और अब तो एज भी उसकी हो गई है। लेट्स बी ऑनेस्ट, उसके चांस जीरो हैं। दैट्स नॉट नेक्स्ट टू जीरो, इज जीरो, लाइक लिटरली लाइक CIA एजेंट। यस। तो वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, कई लीडर्स होंगे जिनका नाम हम लोग को नहीं मालूम होगा, बट लोकल लीडर्स होंगे। जब ये रेवोल्यूशन चला है तो लाइक हम लोग जो रह रहे हैं, वी वांट टू रन द कंट्री, या जो अमेरिका में रह रहा है वो आके हमें चलाएगा। और वो भी नहीं कि मतलब उनके फादर की कोई अच्छी लेगेसी, नेगेटिव लेगेसी। लाइक वहाँ पे एक चीज़ ईरानियंस आई बिलीव सब एग्री कर लेंगे और फाइदर विंग कि रेजा शाह पहलवी वाज अ बैड गाय, ही नीडेड टू बी रिमूव्ड। बेसिकली इरानियन रेवोल्यूशन हुआ था, दैट वाज मोर लाइक इट नॉट कि मुझे हमें आयतोला चाहिए, हमें था कि हमें इसको हटाओ यहाँ से, रेजा शाह पहलवी से। ये हमारा आदमी नहीं है, इसने हमारी लाइफ खराब कर दी, इसको हटाओ। फिर वो ओवर पावर कर गए आयतोला मतलब उस रेवोल्यूशन में, बट उसमें इनफैक्ट उस रेवोल्यूशन में और भी इन्वॉल्व है, कम्युनिस्ट लोग भी इन्वॉल्व थे शायद उसमें। अच्छा, हाँ, क्योंकि कम्युनिस्ट लोग भी बहुत ज़्यादा शायद नहीं लाइक करते थे, मतलब उसमें मल्टीपल लोग थे। इट वाज बेसिकली सभी डिसलाइक करते थे रेजा शाह पहलवी को, तो बस वो लोग चाहते थे कि ये हटे। इट्स वाज नॉट कि मतलब वो एक आयतोला ओवर पावर करके, दैट वाज अनदर थिंग। सो राइट, ये डेवलपिंग सिचुएशन है, अभी कुछ ही देर पहले अटैक शुरू हुआ है। सो लेट्स होप कि बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो जो ईरान के लोगों के लिए हो सकता है कि डेमोक्रेसी आ जाए, बट चांसेस हैं कि मतलब इंस्टेबिलिटी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। मेरे को तो मतलब अगर ये लॉन्ग वॉर चली तो नेगेटिव ही आउटकम होगा, क्योंकि इसमें ये रजीम चेंज हो जाए और मतलब वो क्या नाम है डेमोक्रेसी, या नॉट इवन यूएस स्टाइल, मतलब ईरान में भी जो बेस्ट पॉसिबल डेमोक्रेसी वो आ जाए, अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा। क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट ईरानियंस आर वेरी नेशनलिस्ट पीपल। उनको अभी तक याद है कि यूएस ने कैसे उनको ट्रीट किया था जब वो थे, तो वो एक होता है ना कि अच्छा आप आपस में बीच में लड़ लोगे, लेकिन बाहर वाला आएगा तो यूनाइट हो जाओगे। तो इफ एनीथिंग इसमें उल्टा हो सकता है, पता चला इसमें लोग उल्टा और यूनाइट हो गए कि नहीं हम तो वैसा आयतोल्ला के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर लेंगे। लेकिन दैट आई डोंट नो, ही इज दिस रिजीम इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली है, बट वही हो ना कि वो लोग कहेंगे हमारी प्रॉब्लम है, तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। लेट्स सी क्या होता है, वो तो अभी कुछ दिनों में क्लियर हो ही जाएगा। इट्स लाइक सेइंग आपको मालूम अभी इंडिया में है, इंडिया में एवरी लाइक देयर्स फ्यू थिंग्स एवरी इंडियन एग्री ऑन, एंड वन ऑफ देम इज कि ब्रिटिशर्स वर बैड गाइज, दे नीडेड टू बी गो बैक। यस, एवरीवन कैन एग्री गए हाँ 1947 में हटे वो अच्छा हुआ, दैट वाज नॉट ट्रेजेडी। अब कल को मालूम को ये लीडर ऐसा होगा जिससे सब परेशान हो गए, अब चाहते भाई हटो तुम उससे,
अब यूके वाला है ऐसा है, देखो हम दोबारा फिर से तुम्हारे रूल करना आते हैं, हम अपनी आर्मी भेज रहे हैं, हम CIA MI6 को लगा रहे हैं, तो यहाँ पे लोग सब यूनाइट हो जाएंगे, बोलेंगे ठीक है हमें अपना लीडर पसंद नहीं, बट हम नहीं चाहते ब्रिटिश दोबारा वापस आए, कि ब्रिटिश वापस आए, उनकी क्वीन एलिजाबेथ को हम सल्यूट, और आजकल तो किंग चार्ल्स है ना आजकल, उनको सल्यूट कर रहे हैं, वो बोले हम नहीं कर देंगे, बोले ठीक है इंडियंस रहते हैं जबकि यूके में खुशी खुशी रहते हैं, बट यहाँ पर आके वो वापस रूल कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में भी कर रहे हैं, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। राइट, लेट्स एंड दिस एपिसोड राइट नाउ। देखते हैं आगे के दिनों में क्या डेवलप होती है स्टोरी। यस, चलो, ओके।